लास्ट हमने पढ़ी बेल्ज़-साइमन रिएक्शन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हेडिंग डालेंगे सभी लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बड़े ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इस वर्ड को सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लो बहुत अच्छे से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो चलो रिएक्शंस का तो मतलब होता है कि कुछ रिएक्ट करेगा। ये वर्ड अंडरस्टैंड हो गया है। सब्स्टिट्यूशन, अगर इसकी हिंदी अगर हम बोलते हैं तो प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक के प्लेस पर दूसरे का आ जाना। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे क्रिकेट में कोई खिलाड़ी इंजर हो गया तो उसका सब्स्टिट्यूट आ जाता है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन का मतलब, प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में ये फर्क होता है कि एलिमिनेशन में चीज़ें निकलती हैं, कुछ जुड़ता नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में ये होता है आपका कि अगर कुछ निकलेगा तो उसके प्लेस पे दूसरा आएगा। दैट इज सब्स्टिट्यूशन। अब बात कर ले हम इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब जो भी सब्स्टिट्यूशन होने वाला है वो किसके द्वारा होने वाला है? इलेक्ट्रोफिलिक के द्वारा। अरे सर इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा वर्ड होता है? अरे इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता तो इलेक्ट्रोफाइल तो होता है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब लव, एफिनिटी, अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रॉन के प्रति जिसका लव होगा, टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसकी एफिनिटी इलेक्ट्रॉन की टूवर्ड्स होगी, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, मीन्स नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की तरफ जो जाएगा, पक्का उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो हम ये समझ लें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा होने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। और इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के प्रति, टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लव, अट्रैक्शन, एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो हम ये समझ लें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा उसको कराने वाला कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो हम बोलेंगे इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ध्यान रखिएगा, इन्हें हम जनरली रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। ये हो गई आपकी हेडिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों कहलाती है इसको थोड़ी देर में क्लियर करते हैं। चलो थोड़ा सा बता देते हैं। जो भी सब्स्टिट्यूशन होने वाला है इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा वो रिंग में होने वाला है। अब रिंग, जो मोस्ट कॉमन रिंग हम जानते हैं या मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड जानते हैं, मोस्ट कॉमन एरिंग जानते हैं, वो हमारी क्या है? एरिंग। क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन कहाँ होने वाला है? रिंग में। और सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, रिंग में सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा?
रिंग में हमारे क्या होते हैं, हर पॉइंट पे एक कार्बन, और ईच पॉइंट से, प्रत्येक कार्बन से क्या लिंक होता है, एक हाइड्रोजन। तो सब्स्टिट्यूट होगा क्या इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, कार्बन सब्स्टिट्यूट होगा कि हाइड्रोजन? अरे कार्बन थोड़ी सब्स्टिट्यूट होगा, नहीं तो रिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या सब्स्टिट्यूट होंगे? हाइड्रोजन। क्या सर सभी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे या कुछ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे? होंगे तो सर कौन से होंगे, किस पोजीशन के होंगे? इसके जवाब बताते हैं हम आपको। पहले ये समझ लो, क्लास 12, बहुत जोर दे के कह रहे हैं हम, क्लास 12 में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएंगी तो वो या तो आपकी हेलोएरीन की आएंगी या फिर फिनॉल की आएंगी। अगर भगवान विष्णु गुस्सा ना हो हमारी बातों पे तो हम 99.9% कह सकते हैं कि क्लास 12 में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएंगी तो या तो वो हेलोएरीन से आएंगी या फिर फिनॉल से आएंगी। हेलोएरीन में आप कुछ भी ले सकते थे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, लेकिन हम आपको सीधा बताना चाहते हैं कि आपको किस में पढ़नी है, क्लोरोबेंजीन में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में पढ़नी है, बेंजीन में। लेकिन बेंजीन में नहीं, बेंजीन के डेरिवेटिव्स में, और बहुत डेरिवेटिव्स होते हैं, लेकिन हमें किस में पढ़नी है, एक तो क्लोरोबेंजीन में, दूसरी फिनॉल में। सर क्या इन्हीं दो में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है? नहीं, हमने अल्फ़ा सीरीज स्टार्ट की है और हमने बताया था कि अल्फ़ा सीरीज को हम इस प्रकार से डिज़ाइन कर रहे हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट भी हो पढ़ने में हो, जिसको बिल्कुल नहीं आता हो। तो इंटेलिजेंट वाले बंदे को भी कुछ ज़्यादा मिल जाए और जिसको कुछ भी नहीं आता उसको पूरा बेसिक से मिल जाए। तो यहाँ पर सब कुछ हटा के हम सिर्फ वो लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड में भी होती है, बेंजल्डिहाइड में भी होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड में भी होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी एसीटोफिनॉन, मेथिल फेनिल कीटोन में भी होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपकी एनिसॉल, मेथिल फेनिल ईथर में भी होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी अमीनोबेंजीन, एनिलीन में भी होती हैं। इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी नहीं आएंगी बोर्ड। डिटेल में देखें, ऐसा नहीं है कि हमें इनको पढ़ना नहीं है, हम जब डिटेल चालू करेंगे तो इनको भी पढ़ाएंगे, लेकिन ये कभी आपके एग्जाम में नहीं आने वाली। सर इस पे क्यों क्रॉस नहीं लगाया? ये थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और इसमें आप जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे सब में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन या स्पेशल केस मिलेगा। हर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एनिलीन की हर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में या तो कोई स्पेशल केस आता है या एक्सेप्शन आता है, जितने भी है। तो इसको तो हमें पढ़ाना ही पड़ेगा आपको बहुत ध्यान से। लेकिन अब हम सीधे आते हैं किसमें, अपनी हेलोएरीन में एंड फिनॉल में। पहले हम आपको डायरेक्ट बता दें कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पढ़ेंगे हम, फिर उसका रीजन बताते हैं। डायरेक्ट ये है कि हम इन्हीं दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पे पढ़ेंगे एंड मेटा पोजीशन पे पढ़ेंगे। मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, हमने पहले बता दिया सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन होगा, रिंग से हो रहा है इसलिए रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल। तो रिंग में भी सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल कहाँ के हाइड्रोजन के करेगा, ऑर्थो पोजीशन के एंड पैरा के, ऑर्थो के एंड पैरा के। तो जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होने वाला है
वो किस पोजीशन में होने वाला है, एक तो ऑर्थो में, दूसरा किस में, पैरा में। इन दो प्लेस पे सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। अब इसको पढ़ लेते हैं कि इन दो पोजीशन पे क्यों होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा इसको लिखेंगे, आप लोग भी लिखना है ना, पीछे साइड लिख लो, एक अच्छा रहेगा। ठीक है, लिखिए लिखिए इन हेलो एरिन, इन हेलो एरिन, इन हेलो एरिन, याद करते जाना, ठीक है ना। इन हेलो एरिन, और हमें कौन सी हेलो एरिन ले रही है, क्लोरोबेंजीन, है ना, लिख लीजिए ब्रैकेट में क्लोरोबेंजीन। इन हेलो एरिन ब्रैकेट में लिख लीजिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड इनफिनॉल, 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 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस take place at ortho and para position, take place at ortho and para position। अच्छा, बताया ना अभी कहाँ पर होगी, ऑर्थो पे, पैरा पे, लेकिन हमने इसको क्लियर नहीं किया कि ऑर्थो पैरा पे क्यों होगी, वो अभी बताते हैं। ठीक है, इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी किस पोजीशन पे होती है, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, इसको क्लियर कर दे रहे हैं। क्यों होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ये हमें क्लियर कैसे होगा, बाय रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा, है ना। लिखिए लाइन चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके, दिस कैन बी क्लियर, this can be clear by their resonating structures, resonating structures, resonating structures, resonating structures। रेजोनेंस क्लास 11 में पढ़ा था हमने, थोड़ा सा अगर हम बोल दें तो कंजुगेशन में अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लॉन पेयर, डबल बॉन्ड, पाई, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, अगर ये कंजुगेशन में आ जाते हैं तो डीलोकलाइजेशन हो जाता है पाई इलेक्ट्रॉन का। इसी को क्या बोलते हैं हम, रिजोनेंस। अगर कोई रिजोनेंस की डेफिनेशन कभी आपसे पूछ ले तो कम से कम एक लाइन याद रख लो, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं रिजोनेंस। और इसके द्वारा जब पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है तो कई सारी स्ट्रक्चर्स बनती है एक ही मॉलिक्यूल की, इन सभी स्ट्रक्चर को बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इन सभी स्ट्रक्चर्स को मिला के एक फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी, उसको बोलते हैं हम रिजोनेंस हाइब्रिड। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, रिजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसीलिए बनाई जाती है कि किसी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया जा सके। जैसे कि अभी हमने आपके सामने क्लोरोबेंजीन बनाया, हेलो एरिन का एग्जाम्पल है, फिनॉल बनाया, और हमने आपसे डायरेक्ट कह दिया कि इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर होगी, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। लेकिन वो हमें इन स्ट्रक्चर से क्लियर नहीं हो रही है, तो वो उसको क्लियर करने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर्स आएंगी, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलिए हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, देखिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पहले हम डायरेक्ट 6 रिंग बना ले रहे हैं ना, बॉन्ड मत बनाना अभी,
क्योंकि बॉन्ड तो डीलोकेलाइज होगा, बना लोगी तो गलत हो जाएगा। तो पहले हम 6 बेंजीन की विथआउट बॉन्ड स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं ना। हालांकि विथआउट बॉन्ड वो बेंजीन तो कहलाएगा नहीं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि हमें कुछ अभी करना है, इसलिए हम ऐसा बना रहे हैं ना। तो 6 स्ट्रक्चर्स हम बना लेते हैं अभी। अच्छा, रेजोनेंस का साइन पता है? डबल हेडेड एरो ए होता है हमारा। अच्छा, लास्ट वाले में तो वो आ जाएगा। देखिए, हम आपको या तो क्लोरोबेंजीन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बता दें या फिनॉल की बता दें, दोनों की सेम होती हैं। देखिए, ये लिया हमने क्लोरोबेंजीन, अल्टरनेट क्रम में क्या होते हैं? सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल फिर डबल और फिर ये सिंगल। अच्छा, क्लोरीन पे कितने लॉन पेयर होते हैं? 1 2 3। प्रत्येक हेलोजन पे कितने लॉन पेयर होते हैं? 3। अब होगा डीलोकेलाइजेशन। देखिए, यहाँ पर जो लॉन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ गया है। लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो पक्का है यहाँ डीलोकेलाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो लॉन पेयर है उठ के कहाँ जाएंगे? यहाँ पर। तो जैसे ही लॉन पेयर उठ के यहाँ जाएगा, यहाँ तो एक परमानेंट बॉन्ड है और एक क्या आ जाएगा? इन लॉन पेयर के कारण पार्शियल बॉन्ड आ जाएगा। पार्शियल इसलिए क्योंकि वो आता जाता रहेगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड तो परमानेंट है। तो एक तो ये वाला बॉन्ड हो गया और एक इस लॉन पेयर के कारण यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा, तो 2 बॉन्ड हो गए हमारे। ठीक है, यहाँ Cl है, Cl रख दिया। अच्छा, एक लॉन पेयर तो डीलोकेलाइज हो गया, तो 2 बचे। और क्योंकि ये इस तरफ गया तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पर आया, ध्यान से समझेंगे, जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आया, यहाँ पर जो कार्बन रखा हुआ है उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। 1 2 3 4 और एक डबल बॉन्ड क्या है? 5। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ चला जाएगा आपका? कहाँ चला जाएगा? अपने बिल्कुल पड़ोसी वाले कार्बन पे, जो नेबर कार्बन एटम है। तो ये उठ के कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। तो इसने क्योंकि लॉन पेयर दिए थे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, लेकिन यहाँ के कार्बन एटम ने क्या किया? लिए हैं। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा लॉन पेयर कारण। तो ये बॉन्ड, बाकी दोनों बॉन्ड तो हमने टच ही नहीं किए, तो ये ऐसा रख दिया और ये ऐसा। अब बस कुछ नहीं होना है, इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? ए वाला डबल बॉन्ड, ए वाला नेगेटिव चार्ज जो बॉन्ड के कारण लॉन पेयर के फॉर्म में आया था वो अपने यहाँ पर आ जाएगा। तो वही फिर से वही कहानी हो जाएगी कि इसके यहाँ आने से इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो ये जो इसका ये वाला डबल बॉन्ड है ये बिल्कुल अपने पड़ोसी कार्बन एटम पे चला जाएगा। तो देखिए, ऊपर तो हमने कुछ टच किया नहीं, तो ऊपर वाले एटम को वैसे ही रख देते हैं। ये उठकर यहाँ आया तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये अपने बगल के पड़ोसी नेबरिंग कार्बन एटम पे गया तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस बॉन्ड को हमने टच ही नहीं किया तो वो बिल्कुल एज इट इज रख दिया। फिर से यही प्रोसेस होगी, ए वाला उठकर यहाँ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, एक कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो फिर से ये वाला बॉन्ड उठ के अपने नेबरिंग कार्बन एटम पे चला जाएगा। तो देखो, इस बॉन्ड को हमने टच ही नहीं किया, इसको हमने कुछ नहीं किया, कोई टच नहीं किया, तो बिल्कुल वैसे ही रख दिया।
ए वाला उठकर यहाँ पर आया तो इसके कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ए बॉन्ड उठकर यहाँ पर गया तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर से वही रिपीट होगा, ए बॉन्ड उठ के यहाँ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जैसे ही डबल बॉन्ड आया आपका तो फिर इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, 2 यहाँ से 4 और एक ये वाली 5। तो ये बॉन्ड जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण स्टार्टिंग में यहाँ पर आया था वापस से अपनी क्लोरीन एटम पे चला जाएगा। तो इस बॉन्ड को हमने टच नहीं किया, इसको भी हमने टच नहीं किया, ए बॉन्ड उठकर यहाँ पर आया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ए वाला अपने क्लोरीन एटम के पास वापस चला गया। तो अब यहाँ से जो डबल बॉन्ड आया था इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण वो वापस चला गया लॉन पेयर के फॉर्म में, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। 2 लॉन पेयर पहले से थे, एक इस बॉन्ड के वापस अपने क्लोरीन एटम घर को लौट आया, अपने पूरा घूम घाम के वर्ल्ड को, दुनिया को घर को लौट आया वो, तो आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे यहाँ पर, तो फिर से लॉन पेयर हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड जो लास्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन तीनों को देखें तो तीनों में आपको बड़े आसानी से दिख जाएगा कि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो चुके हैं। देखिए ये वाला यहाँ पहुँच गया है, आप देखते जाइए पहली और फाइनल स्ट्रक्चर, ए वाला यहाँ पहुँच चुका है, देख सकते हैं आप, ए वाला यहाँ पहुँच चुका है, बड़े आसानी से देख सकते हैं आप, और ये वाला यहाँ। तो इसी पाई इलेक्ट्रॉन के जो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस। और रिजोनेंस के कारण जो ये स्ट्रक्चर बनती है इनको हम कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं हम। अच्छा, इन सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिलाकर एक फाइनल हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर्स बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रिजोनेंस हाइब्रिड। तो अगर हम फर्स्ट और फाइनल स्ट्रक्चर को देखें तो पूरा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है पूरी रिंग में इस प्रकार से डीलोकेलाइज हुआ है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से शो करेंगे। अब अगर हम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर को देखें ध्यान से तो इस पोजीशन पर एंड इस वाली पोजीशन पर क्या आया है, नेगेटिव चार्ज, पर ये परमानेंट नहीं था, आया गया। इसके बाद फिर से ये प्रोसेस चालू हो जाएगी, ये घूमने वाली, आया गया मतलब कैसा था, पार्शियल। तो इन 3 पोजीशन पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज आया वो पार्शियल था, इसलिए उसे डेल्टा के साथ शो कर दिया। अभी फिर से अगर हम इन 3 स्ट्रक्चर्स को देखें और फर्स्ट एंड फाइनल स्ट्रक्चर को देखें तो हम ये चीज़ तो ये देख रहे हैं कि एक बॉन्ड परमानेंट था सब में, सिंगल बॉन्ड, तो वो तो बना दिया हमने, परमानेंट था। लेकिन जो डबल बॉन्ड था वो सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, लेकिन फाइनल में फिर कैसा हो गया, सिंगल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड है वो सभी स्ट्रक्चर्स में परमानेंट है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो कैसा है, पार्शियल, आया गया। तो पार्शियल डबल बॉन्ड को हम कैसे शो कर दें, डॉटेड लाइन से, है ना, इस प्रकार से शो कर दें। और इसके ऊपर कौन सा एटम लगा है, क्लोरीन एटम। और क्लोरीन एटम पे भी अगर हम देख लें तो फर्स्ट और फाइनल पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज भी आया गया, इसको भी कैसे शो कर दें हम, इस प्रकार से। तो ये जो देखो लास्ट की स्ट्रक्चर्स है, इन सभी स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन है, इसी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रिजोनेंस
हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब ही होता है मिक्स। जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो, ऑर्बिटल का मिक्स होना नियरली सेम एनर्जी का, और उसके द्वारा नए ऑर्बिटल जनरेट हो जाते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी सेम होता है, वो कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो इन सभी के मिक्स होने से ये स्ट्रक्चर्स बन गई। रिजोनेंस स्ट्रक्चर को आप शॉर्ट में RS लिख सकते हो, रिजोनेंस हाइब्रिड को आप शॉर्ट में RH लिख सकते हो। ये हो गई हमारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर आपने हेलोएरिन में तो बता दी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन हम फिनॉल में कैसे बनाएंगे? आप फिनॉल में भी बताइए। अरे भाई, फिनॉल में क्या होता हमारा, इस क्लोरीन एटम के प्लेस पे क्या आ जाता? OH एटम। चलो ऐसे बना देते हैं हम आपके लिए, लो और अच्छे से लो भाई। ये लो, क्लोरीन के प्लेस पे फिनॉल में OH बना देते। क्लोरीन पे 3 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 2। लेकिन 3 लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट तो हुए नहीं है, फिर एक ही लोन पेयर गया ना, तो इसके पास भी 2 हैं, एक तो है ही, एक एक्स्ट्रा है, तो ये भी हो जाएगा डीलोकोलाइड ऐसे, और वही कहानी चलने लगी। सेम स्ट्रक्चर्स, चाहे आप इसकी बना लो चाहे इसकी बना लो, फिर शक्ल चेंज हो गई। तो आप शक्ल देख लो तो क्लोरीन के प्लेस पे O आ गया, AH को साइड में जोड़ देना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पर 3 लोन पेयर होते हैं, इस पर आपके 2 लोन पेयर होंगे। ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अच्छा, हमने पूरी कहानी तो पढ़ ली, लेकिन मेन हेडिंग क्या थी हमारी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सर पूरी कहानी पढ़ ली और आपने लैंग्वेज में लिखवाया था कि हेलोएरिन में, जिसका एग्जाम्पल लिया है हमने क्लोरोबेंजीन, एंड फिनॉल में जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे वो किस पोजीशन पे पढ़ेंगे? ऑर्थो एंड पैरा पे। हमने डायरेक्ट याद कर लिया सर ऑर्थो एंड पैरा पे होगी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ऑर्थो पैरा पे क्यों होगी। तो इसका आंसर भी हमने लैंग्वेज में लिखवाया है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पक्का है टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। या तो आप इन स्ट्रक्चर से देख लो कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ रहा है, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। ये भी ऑर्थो ही पोजीशन हुई 1 2। या फाइनल स्ट्रक्चर से देख लो कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो इसकी तरफ तो जाएगा ही नहीं, पॉजिटिव रिपल्सन। यहाँ भी क्यों जाएगा? यहाँ कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, कहाँ जाएगा? यहाँ पर या फिर यहाँ पर। अगर यहाँ जाएगा तो 1 2 की पोजीशन क्या हो जाएगी? ऑर्थो। या इस साइड से देख लो ऑर्थो, और यहाँ पर जाएगा तो पैरा होगी। इसलिए हमारी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर होती है? ऑर्थो। इसलिए हमारी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर होती है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं? किस में पढ़ रहे हैं हम? इन हेलोएरिन एंड इन फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट इन दोनों की। अच्छा, दोनों में ही हेलोएरिन, जिसमें एग्जाम्पल लिया क्लोरोबेंजीन का, एंड फिनॉल, दोनों में ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पोजीशन पे होंगी? ऑर्थो एंड पैरा। और क्यों होती है इन दोनों रीजन पे? क्योंकि यहाँ पर कौन सी डेंसिटी ज़्यादा आ जाती है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको किसके द्वारा क्लियर किया हमने? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जो दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, कभी भी किसी भी एग्जाम में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पूछी जाती हैं तो वो मैक्सिमम कितने टाइप्स की होती हैं? ध्यान रखना है कितने टाइप्स की होती हैं? 4 टाइप्स। पहले उनके डायरेक्ट नाम देखते हैं और फिर स्टडी करते हैं। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिए, हम दोनों ही, चाहे हम
हेलो एरीन में ऐसे लिख सकते हैं, हेलो एरीन, ये हेलो हो गया और ये आपका एरीन एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें हम किसको पढ़ने वाले हैं, क्लोरोबेंजीन को। चाहे हम हेलो एरीन में पढ़ लें या हम फिनॉल में पढ़ लें या किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स में पढ़ लें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, 4। फर्स्ट का नाम होता है हैलोजिनेशन। हैलोजन पक्का है, हैलोजिनेशन है तो हैलोजन के द्वारा होगी। अगर वो हैलोजन क्लोरीन है तो क्लोरीनेशन, फ्लोरीन तो होगा ही नहीं, ये सुन लीजिए। आयोडीन भी नहीं होता है, या तो क्लोरीन होता है या फिर ब्रोमीन। तो क्लोरीन होगा तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमिनेशन। चलो हम यहाँ आपको डायरेक्ट बता दें कि जब आप हेलो एरीन में पढ़ोगे, अब हम हेलो एरीन सीधे क्लोरोबेंजीन ही लिख रहे हैं बार बार, तो जो आपका हैलोजन होगा जिससे रिएक्शन होगी वो कौन होने वाली है, हमारी क्लोरीन। तो जब हम हेलो एरीन में हैलोजिनेशन पढ़ेंगे तो उसका नाम क्या होगा, क्लोरीनेशन। और जब हम फिनॉल में हैलोजिनेशन पढ़ने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा वो किससे पढ़ने वाले हैं, ब्रोमीन से। तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रोमिनेशन। सेकंड देखें हम, सेकंड है आपकी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ध्यान दीजिएगा, नाइट्रेशन हमेशा होती है आपकी मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, दोनों ही कंसनट्रेटेड दिए जाएंगे। थर्ड जो होगी हमारी, वो होगी हमारी सल्फोनेशन। अच्छा, जो मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 होता है, इसको हम कौन सा मिक्सचर बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ चुका है। नेक्स्ट जो होती है वो होती है हमारी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किसके द्वारा पढ़ोगे आप, कंसनट्रेटेड H2SO4 के द्वारा। और जो फोर्थ वन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलोन भी कई बार पूछी गई है, वो है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको थोड़ी एक चीज़ बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, 4। हैलोजिनेशन, हेलो एरीन में क्लोरीनेशन पढ़ेंगे, फिनॉल में ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे। हालांकि हेलो एरीन में आप ब्रोमिनेशन भी पढ़ सकते थे, लेकिन हम सीधे उस पे जा रहे हैं जो आपके काम का, जो एग्जाम में आता है। नाइट्रेशन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के द्वारा, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। सल्फोनेशन, कंसनट्रेटेड H2SO4 द्वारा। अच्छा, जब हम कंसनट्रेटेड बोलते हैं तो इसका मतलब समझते हो ना कि इनका अमाउंट, सल्यूट का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो फोर्थ वन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो हम आपको एक बात बता दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 3 तो सभी में होती हैं, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये सभी में नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात कर दें, अभी से बता दे रहे हैं हम कि एनिलीन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। ये बहुत अच्छा 2 नंबर का क्वेश्चन है, हम आपको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्यों नहीं होती फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन में। इसका रीजन ये है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम कैटालिस्ट क्या लेते हैं, AlCl3। क्या आपको दिख रहा है कि एल्यूमिनियम की जो बैलेंसी हो रही है AlCl3 में, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा, नहीं, 2 4 6। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। और इसके पास लॉन पेयर है, तो ये अपना लॉन पेयर किसको दे देगा, इसको।
तो हम कह रहे हैं कि जब आप एनिलीन में पढ़ोगे, अमीनो बेंजीन में पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। इसका रीजन होता है कि फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम कौन सा कैटालिस्ट लेते हैं, AlCl3, और AlCl3 कैसा कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। तो ये जो कैटालिस्ट के लिए, जो रिएक्शन की रेट बढ़ाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, वही हमारी एनिलीन से क्या कर जाएगा, रिएक्ट। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो एसिड की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर तो आपके एग्जाम में 2 नंबर, हम इसको फर्दर लिखवाएंगे भी, लेकिन ऐसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हम ये जो सीरीज बना रहे हैं इसमें सब आपके बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके आपस में कनेक्ट करके, तो कोई चीज़ अगर बीच में आती है तो हमें लगता है थोड़ा सा उसको बता दें, फिर बाद में डिटेल में। तो अगर ऐसे ही मान लीजिए अपने नॉलेज में रखिए दिमाग में, जब हम लिखेंगे तो ठीक है। तो अगर पूछ ले वाई एनिलीन डज नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज एनिलीन एक्ट एज अ बेस फॉर AlCl3 present as a catalyst in Friedel-Crafts reaction. Reaction takes place between aniline and electron deficient AlCl3. That's why aniline does not give electrophilic substitution reaction, क्योंकि जैसे ही ये आपस में रिएक्ट करेंगे एक सॉल्ट बन जाएगा, स्टेबल कंपाउंड, तो फिर आगे रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अभी लॉन पेयर यहाँ जाएगा ही नहीं, और जब लॉन पेयर नहीं जाएगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन बनने नहीं वाली, तो रिएक्शन नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए। अच्छा, फर्दर जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है आपकी, जो फर्दर आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, और एक है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन, या इसी को बोलते हैं एसिटाइलेशन। अभी हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है, एसिलेशन या एसिटाइलेशन। अच्छा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हमारा कैटालिस्ट कौन होता है, AlCl3 होता है। हालांकि हम बताएंगे एक जगह HF भी लिया जाता है, वो एक्सेप्शन के फॉर्म में है ना, वो बताएंगे हम। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन। स्टार्ट करें, एक एक को पढ़ना। अगर एग्जाम में हेलोएरिन में पूछी जाएंगी तो हेलोएरिन वाली कर देना, और फिनॉल वाली पूछी जाए तो फिनॉल वाली। सबसे पहले हम कौन सी पढ़ लेते हैं, हेलोएरिन वाले। 10 मिनट लगेगा इसको पढ़ने में चारों, और फिर किसके में आ जाते हैं, फिनॉल के में। और ये दोनों आपको अच्छे से तैयार करके आना है। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालेंगे हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलोएरिन। कौन सी हेलोएरिन लेने वाले हैं हम, क्लोरोबेंजीन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अपने आप को क्लास में प्रेजेंट रखो। तो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलोएरिन। और हम कौन सा हेलोएरिन लेने वाले हैं, क्लोरोबेंजीन। अच्छा, आपके अगर एग्जाम में रिएक्शंस आती हैं, देखिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है, आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर आप एग्जाम में आता है वाई हेलोएरिन क्लोरोबेंजीन बाई फिनॉल टेक्स प्लेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टूवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर हेलोएरिन में पूछता है तो हेलोएरिन के अकॉर्डिंग, फिनॉल तो फिनॉल हम लिख देंगे इन हेलोएरिन और इन फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बिकॉज ऑफ रीजोनेंस लिख देंगे। और अगर पूछ लें कि आपसे कि आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को करके दिखाइए,
राइट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलोएरिन और फिनॉल। तो आपको सीधे रिएक्शंस करनी है, पर 2 लाइन जरूर लिखोगे कि इन हेलोएरिन और फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, और उसका रीजन क्या है, रीजोनेंस। लेकिन फिर वहाँ आपको वो रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर रीजन्स पूछ ले तो फिर वो स्ट्रक्चर्स बनाने की ज़रूरत है, आपको सीधे रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलें अब। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन और क्लोरोबेंजीन। चलिए तो सबसे पहले करते हैं हम। देखिए तो फर्स्ट है हमारी, क्या है हमारी फर्स्ट, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, और हम हेलोजिनेशन में किससे पढ़ने वाले हैं, किससे पढ़ने वाले हैं हम हेलोजिनेशन में, क्लोरीन से। तो इसको हम क्या कह देंगे, क्लोरीनेशन, इसको हम बोल देंगे क्लोरीनेशन। हेलोजिनेशन या इसी को हम कह देंगे क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। चलिए तो हमने बताया था कि हमें क्या लेना है, हेलोएरिन हमने बता दी थी ना आपको कि हेलोएरिन कौन सी लेंगे हम, क्लोरीन, और रिएक्शन कौन सी करानी है, Cl2 से। कैटालिस्ट कौन होगा इसमें, ध्यान रखिएगा, या तो FeCl3 होगा, नहीं तो फिर आपका AlCl3 होगा। और AlCl3 कभी भी हम लेते हैं तो किस कंडीशन में लेते हैं, एक एक बात याद करते चलो, कौन सी कंडीशन में, एनहाइड्रस कंडीशन में लेते हैं। अच्छा, हम ये पढ़ चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन किस प्लेस पे होना है, ऑर्थो एंड पैरा, और सब्स्टिट्यूट कौन होगा, हाइड्रोजन एटम। कौन सब्स्टिट्यूट होगा, हाइड्रोजन का एटम सब्स्टिट्यूट होगा, कार्बन थोड़ी होंगे सब्स्टिट्यूट, रिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी आपकी, हाइड्रोजन एटम। तो देखो ध्यान से, यहाँ से अगर H निकलेगा, देखो हमें अज्यूम करके चलना है, थोड़ा सा हमें जो हमारी आँखें हैं उसके अलावा हमें मन की आँखों से भी देखना है, फील करके चलना है हमें। अगर ऑर्थो से हाइड्रोजन निकल रहा है तो ये वाला हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगा, यहाँ से। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन एटम निकल जाएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन, तो क्या निकल गया, HCl निकल गया हमारा। अच्छा, जैसे ही हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकला, यहाँ की एक बैलेंसी कम हो गई और इस क्लोरीन की भी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन आ गया। अच्छा सर, अगर ऑर्थो से रिएक्ट करेंगी तो ऑर्थो वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा क्लोरीन के साथ। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं ना, बोर्ड पे थोड़ी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑर्थो वाले हाइड्रोजन से अगर रिएक्ट हो रही है तो ऑर्थो वाला हाइड्रोजन, लेकिन हम पैरा पे भी हो सकते हैं क्योंकि हम देख चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दोनों तरफ आ रही है। तो अगर पैरा पे होगी तो पैरा वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या निकलेगा, HCl, और ये हमारा बन जाएगा। तो हमारा क्लोरीन एटम कहाँ लिंक होगा, पैरा पे, जहाँ से निकलेगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन तो यहाँ से Cl, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से। अब सबसे बड़ा सवाल आएगा बच्चों के दिमाग में कि सर आपने बैलेंसी तो पूरी की नहीं, दोनों तरफ बैलेंस तो है नहीं रिएक्शन, बैलेंसी नहीं बैलेंस, इस तरफ और इस तरफ सब कुछ हमें हौच पौच के रूप में दिख रहा है। तो पहले नंबर हम बता दें, इन रिएक्शंस को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अपने सर के ऊपर पूरा टेस्ट करके चलना है, पूरा विश्वास। हम अपने साथ तो गलत कर सकते हैं लेकिन आप लोग के साथ नहीं। इन रिएक्शंस को बिल्कुल बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी, सीधे करना है आपको।
हमें मन की आंखों से देख के चलना है कि ऑर्थो पे रिएक्शन होगी तो ऑर्थो से निकलेगा, पैरा पे होगी तो पैरा से निकलेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा जिद पे अड़ जाए कि सर नहीं आप तो बैलेंस करके दिखाइए, तो बैलेंस करके भी लिख सकते हो भैया, कोई गलत नहीं होगा। हम वो 1 मिनट करके बता देते हैं आपको। कितनी बेंजीन देंगे वहाँ 2, तो यहाँ भी कितनी हो जाएंगी 2। अच्छा 2 बेंजीन देंगे यहाँ पर है, 2 वहाँ पर हो गई। एक बार HCl यहाँ से निकला और एक बार यहाँ से, तो कितने HCl निकल जाएंगे 2। अगर बात कर लें हम क्लोरीन एटम की, तो आप देख लीजिए टोटल कितने हैं 1 2 3 4 और 2 यहाँ पर, सॉरी ये 2 तो इसके साथ ही थे ना, ये वाले है ना, या आप टोटल भी गिन लो उससे भी कोई नहीं होता। तो हमारे टोटल कितने क्लोरीन एटम, 2 तो इसके साथ निकले 2 HCl और 2 जुड़े हैं कितने, तो ये हमारी। लेकिन हमने लिख दिया समझा दिया, लेकिन हम इसको अब रब करने वाले हैं। आप ऐसे लिखोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे और जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखोगे तो भी पूरा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई, नहीं तो हम ऐसा थोड़ी होता कि आप लोगों से कहते नहीं, जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान रखो। ये हो गई हमारी रिएक्शन। ये हमारा क्या है, इसका नाम लिख लें क्लोरोबेंजीन। अच्छा अगर हम इन दोनों के नाम देख लें तो दोनों में कितने क्लोरीन है 2 1 2 तो दोनों में ही डाई क्लोरो है, और दोनों के दोनों डाई क्लोरो किस में लगे हैं बेंजीन के साथ, तो इन दोनों का नाम क्या हो जाएगा डाई क्लोरो बेंजीन। लेकिन फिर एक बच्चा पूछा कि सर ये भी डाई क्लोरो बेंजीन है, ये भी, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है। इसमें डाई क्लोरो कहाँ लगा हुआ है 1 2 की पोजीशन पे, और इसमें डाई क्लोरो कहाँ लगा हुआ है 1 4 की पोजीशन पे। तो हम इसको बोल सकते हैं 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन और इस वाले को 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन, या 1 2 की पोजीशन ही हमारी कौन सी पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, तो हम इसको ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन बोल सकते हैं। और 1 4 की पोजीशन हमारी कौन सी पोजीशन कहलाती है पैरा, तो हम इसको पैरा क्लोरो डाई बेंजीन भी बोल सकते हैं। बन जाएगी फर्स्ट रिएक्शन, क्लियर है 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, जो नेक्स्ट हमारा सेकेंड है, सेकेंड रिएक्शन जो हमारी है सेकेंड रिएक्शन जो हमारी है कौन है प्रज्ञा, आप बताओगे नाम? नाइट्रेशन। कौन सी रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन। अच्छा आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ तो आई नहीं है, हमने बताई भी नहीं, जानबूझ के नहीं बताई, क्योंकि हम कंफ्यूज करना नहीं चाहते आप लोगों को। जब कोई चीज़ इतनी आसानी से हो रही है तो क्यों आप लोग कंफ्यूज करें। एक क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में आ सकता था कि सर ये तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है, कहाँ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट किया, हमें तो कहीं दिखा ही नहीं इलेक्ट्रोफाइल, कहीं पॉजिटिव चार्ज। एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ सकता था कि सर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रहे, ऑर्थो पे पैरा पे पढ़ा रहे, ऑर्थो पैरा पे ही आपने लिंक किए थे, वो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें इलेक्ट्रोफाइल तो कहीं दिखा ही नहीं। हमने आपको जानबूझ कर नहीं बताया इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है इसमें, क्योंकि हम आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहते। जब कोई चीज़ बड़े आसानी से मिल रही है तो फिर उसको क्यों करें। तो देखिए हम फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होते हैं, सिर्फ नॉलेज के लिए, हम बार बार नहीं बताएंगे, एक बार बता देते हैं। क्या होता है FeCl3 जब आता है तो इसकी प्रेजेंसी में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है यहाँ पर, तो इस वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस वाले पे क्या होगा पॉजिटिव।
ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, दिख रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये Cl से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके क्या बना लेगा, FeCl4 नेगेटिव, और यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, क्लोरीन एटम, क्लोरोनियम आयन बोलते हैं। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। आई बात समझ में, क्लियर है प्रज्ञा, है ना। पर हम नहीं जान, क्योंकि इसकी यहाँ ज़रूरत, हम आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहते थे, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट है हमारी सल्फोनेशन, सॉरी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किससे पढ़ते हैं हम, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से पढ़ते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। अच्छा, आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी लिखने में अगर थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिख लें। देखो क्या करना है, इस वाले ओ को उठा के यहाँ लिख दो, तो ये हो जाएगा HONO2 है नाइट्रिक एसिड, देख लीजिए HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे ही आप इसको लिखोगे आपका दिमाग खुद आंसर देना चालू कर देगा। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक, बताओ कहाँ होगी रिएक्शन, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। ऑर्थो के होगे तो ऑर्थो का H निकलेगा किसके साथ, SOH के साथ, और पैरा से होगी तो पैरा का, तो निकलेगा क्या हमारा H2O। ऑर्थो पोजीशन से अगर H निकलेगा तो नाइट्रो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे, और पैरा से निकलेगा तो एज्यूम करके चलना है। ये लो रिएक्शन हो गई, इतनी आसानी से खत्म। बता रहे हैं हमने, एक बार आपको समझ में आ गया तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। दोनों ही रिएक्शंस आज हमें ख़त्म करनी है, इसकी भी और फिनॉल की भी। आपका लेक्चर भी बहुत अच्छा हो जाए और हमारे जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनका भी बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि ये सीरीज हम सबको देने वाले हैं। अच्छा, इसका नाम देख लें पहले हम, तो ये भी क्लोरोनाइट्रोबेंजीन है, ये भी क्लोरोनाइट्रोबेंजीन है, तो हम इसको क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल देखें तो पहले क्या आता है, C, फिर क्या आता है N, तो 1 और ये वाला 4, तो इसके 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो, और ये दोनों ही किस पे जुड़े हुए हैं, बेंजीन पे। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। इसमें 1 पे क्लोरो है लेकिन नाइट्रो कहाँ पर है, 4 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। अच्छा, और नाम हो सकते हैं क्या सर, हाँ और भी हो सकते हैं। देखो दूसरा नाम कैसे हो सकता है, इसको पूरा हम एक मॉलिक्यूल मान लें तो ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन, और इस नाइट्रोबेंजीन के रेस्पेक्ट में अगर क्लोरीन की पोजीशन देखें तो कैसी है, ऑर्थो, तो इसका दूसरा नाम हो सकता है ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और यहाँ पर अगर हम इसको पूरे मॉलिक्यूल्स को नाइट्रोबेंजीन माने तो इसके रेस्पेक्ट में क्लोरीन की पोजीशन कैसी जा रही, पैरा, तो इसको हम लिख सकते हैं पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। लिख लो पहले इसको, प्रज्ञा लर्न करते जा रहे हो, बहुत बढ़िया।
इसके बाद तुम्ही को पढ़ाना है। हाँ, एक बैच तुम्हें पढ़ाना है और एक बाहर को, लेकिन पैसे आधे दे देना हमें, ना दोगी फिर बाहर। बहुत अच्छे, ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। प्रज्ञा तुम ना दोगी, 10 रुपये तो दे देना टॉफी खाने, ठीक है प्रज्ञा, पक्का। हमें याद है प्रज्ञा अपने जन्मदिन पे टॉफी लेकर आई थी, कौन सी, डेयरी मिल्क। जल्दी जल्दी आई थी दोनों, और जल्दी जल्दी भग गई थी, जैसे सर से छुटकारा मिल गया हो। तुम लोग ऐसा करते हो सर के साथ, पटक देते हो सर को, जाओ हमें कच्छू नहीं है मतलब तुमसे, वहाँ काम निकल गो। ऐसे हो प्रज्ञा, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो बाहर नहीं हो ऐसे। हो तो अच्छे आप लोग, इसमें कोई शक नहीं। वैसे इस दुनिया में खो मत जाना, अपनी सिंप्लिसिटी को बनाए रखना। नेक्स्ट कौन सी है, सल्फोनेशन। दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी चीज़ है तो वो है सिंप्लिसिटी। हमें नेचर से ज़्यादा सिंपल कोई चीज़ नहीं लगती, बहुत अच्छा लगता है हमें नेचर। अच्छा, एक चीज़ तो आप लोग ने बताई नहीं हमें, बताओ। पूरी कहानी ख़त्म कर दी, नाइट्रेशन कर दिया, लेकिन नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऐसा करना है तुम लोग को, बताओ। पूरी कहानी ख़त्म कर दी और मेन कैटालिस्ट लिखा नहीं, किसकी प्रेजेंस में होती है, कंसनट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। इसकी रिएक्शन किसके द्वारा होगी, कंसनट्रेटेड H2SO4 के द्वारा होगी। अच्छा, अगर हम H2SO4 को आपकी सुविधा के लिए ऐसा लिख दे, देखो क्या करेंगे, एक O को उठा के यहाँ रख देंगे और एक H को उठा के यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से O यहाँ आया, तो ये HO और ये वाला H यहाँ चला गया, तो SO3H। है ना, तो जैसे ही आप इसको लिखोगे आपके लिए रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगी, है ना। चलिए, देखिए हम जैसे ही मॉलिक्यूल्स लिखेंगे ना, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगी रिएक्शन कहाँ हो रही है। HOSO3H आइडेंटिफाई कर रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। कैसा लेना है हमें, कंसनट्रेटेड, ध्यान रखिएगा, कंसनट्रेटेड। अच्छा, कई लोग कंसनट्रेटेड को ऐसे लिख देते हैं CO1, नहीं, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाता है कंसनट्रेटेड, CONC लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो, और ऑर्थो पे होगी, अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास जो भी वेसल है, कंटेनर है या बड़ा सा कोई कंटेनर है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसके हैं, बहुत सारे इसके हैं। तो अगर ऑर्थो पे होगी तो ऑर्थो से वाटर निकल जाएगा, और पैरा पे होगी तो पैरा से निकल जाएगा, और यहाँ से OH निकलेगा तो ऑर्थो पे लिंकेज होगी, और यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा तो लिंकेज कहाँ होगी, पैरा पे, है ना। तो क्लोरीन एज इट इज, क्लोरीन एज इट इज। तो अगर यहाँ से H और यहाँ से OH तो H2O यहाँ से निकलेगा, SO3H यहाँ का के लिंक होगा, यहाँ से H यहाँ से OH तो H2H यहाँ से निकलेगा, SO3H यहाँ से निकलेगा, तो ये आपका H2O। बैलेंस करने की रिएक्शन कोई ज़रूरत नहीं है इन वालों की, SO3H। ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है। अगर हम देखें तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन क्या जा रही है, 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या जाएगा, 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
या फिर इसी को अगर हम देख लें तो इसके अकॉर्डिंग क्लोरीन की पोजीशन क्या जा रही है, ऑर्थो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसको क्या लिख सकते थे हम, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। अगर हम देख लें तो इसके अकॉर्डिंग क्लोरीन की पोजीशन क्या जा रही है, ऑर्थो। तो बस 2 की जगह पर हम लिख सकते थे क्या, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसके रेस्पेक्टिव में इसकी क्या जा रही है, पैरा। तो क्या लिख सकते थे हम, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको नोट कर लिया। अब आप लोग तैयार हो जाइए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ने। चलिए स्टार्ट। हम पूरा रफ कर रहे हैं क्योंकि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। वेरी 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 और वेरी लगा दो, इतने वेरी लगा दो कि वो वेरी को पेड़ बन जाए। वेरी 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 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। 4th नंबर, 4th नंबर क्या है हमारी, फ्रीडल, या आप लोग चाहें तो फ्राइडल भी बोल सकते हैं। फ्राइडल, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कई बार अलोन पूछी गई है और यहाँ से कन्वर्जन भी आए हैं आपके बहुत फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से इस रिएक्शन को याद कर लो। लास्ट 2 ईयर्स से एग्जाम में आई भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांस है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी हमारे टाइप्स हैं ना 2। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो सबसे पहले मतलब समझ लो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का सीधा सा मतलब है एल्किल ग्रुप का ऐड होना ही क्या कहलाता है, एल्काइलेशन। अब ये एल्किल ग्रुप कुछ भी ले सकते हो आप, मैथिल ले सकते हो, एथिल ले सकते हो, प्रोपिल ले सकते हो, आइसोप्रोपिल, इनमें से कुछ भी ले सकते हो। लेकिन जो हम लेने वाले हैं जो मोस्ट कॉमन है वो है मैथिल। और जो आपकी एल्काइलेशन रिएक्शन होती है वो होती हैं आपकी RX से, RX से। तो देखिए किस में पढ़ रहे हैं हम, क्लोरोबेंजीन में। तो ए लिखी हमने क्लोरोबेंजीन। किससे रिएक्शन करानी है हमें, RX से। ऐड क्या होने वाला है, R। तो R आप मैथिल ले लो, प्रोपिल ले लो, एथिल ले लो, आइसोप्रोपिल, कुछ भी, लेकिन मोस्ट कॉमन मैथिल वाला है। तो हमें यहाँ पर RX को क्या लेना पड़ेगा, CH3X। तो CH3X ले लेते हैं हम, ले लीजिए, X क्लोरीन ले लिया हमने, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसकी प्रेजेंसी रहेगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है तो एनहाइड्रस AlCl3 इसकी प्रेजेंसी होगी। तो देखें हम कहाँ होने वाला है अटैक, ऑर्थो पे, पैरा पे। तो अगर ऑर्थो से H निकलेगा तो यहाँ से Cl निकलेगा, और पैरा से H निकलेगा यहाँ से तो निकलेगा कि HCl। ऑर्थो से लिंकेज अगर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन होगा तो CH3 यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ से होगा तो CH3 यहाँ पर जुड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। Cl CH3 Cl CH3 प्लस एलिमिनेट क्या हो गया हमारा, HCl। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन
अच्छा देखो इसके हम नाम कर लें, तो C और M में पहले क्या आता है C, तो इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 4, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन और इसका 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन, जिसके नाम हो गया 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, और इसका नाम क्या होगा 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। अच्छा ये तो हो गया इसका पहला नाम, और नाम देख लें, और देख लेते हैं। इस मॉलिक्यूल का नाम पता आपको, बहुत फेमस मॉलिक्यूल है मेथिल बेंजीन, क्या बोलते हैं इसको हम, टॉल्यूइन। तो अगर हम इस पूरे मॉलिक्यूल को में देख लें तो ये तो टॉल्यूइन है, और टॉल्यूइन के रेस्पेक्ट पे क्लोरीन की पोजीशन क्या है 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो टॉल्यूइन, या 2 की पोजीशन जो ये आ रही है वो कौन सी आ रही है, ऑर्थो, तो इसी को हम क्या बोल सकते थे, ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन है ना, या तो 2 बोल दीजिए या ऑर्थो बोल दीजिए, ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन। तो अगर इस वाले को हम पूरा देख लें तो टॉल्यूइन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन की पोजीशन क्या आ रही है 4, उसी को हम क्या बोल देंगे पैरा। ध्यान रखिएगा जब अल्फ़ाबेटिकल जा रहे थे तो ऐसा हो रहा था, लेकिन जब हम नाम आपके पूरे मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हमारा मैन हो गया, मैन ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या रही 4, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, ठीक है ना, कि अल्फ़ाबेटिकल जा रहे हैं तो 1 और 2 ए आ रहा है A1 4, लेकिन जब इसके रेस्पेक्ट में जा रहे हैं तो पूरे टॉल्यूइन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन पैर आ रही है, और इसमें पूरे टॉल्यूइन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन की पोजीशन पैर आ रही है, तो इसका नाम हो जाएगा, या तो बोल दीजिए पैरा या फिर बोल दीजिए आप 4 क्लोरो टॉल्यूइन। देखिए हम एक बार और नाम समझाना चाहेंगे जिसमें कन्फ्यूजन ना हो। देखिए जब हमने इन दोनों को सब्स्टिट्यूट माना, बाहरी अंग माना और बेंजीन को मेन माना, तो फिर जब इन दोनों के नॉमेनक्लेचर करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल, तो C पहले आता है M बाद में, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। लेकिन जब हमने इस पूरे मॉलिक्यूल को मेन माना, इस पूरे को, तो इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम क्या है टॉल्यूइन, और इसके रेस्पेक्ट में अब इसकी पोजीशन क्या आ रही थी 2, तो इसका नाम क्या हो गया 2 क्लोरो टॉल्यूइन, या 2 मतलब ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन, सेम इसमें था। चलिए ये हो गई थीररक्राफ्ट एल्काइलेशन, लिख गई। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा थीररक्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट लिखिए थीररक्राफ्ट एसिलेशन, या इसी को एसिटाइलेशन क्यों बोलते हैं वो हम बता देते हैं। तो हमारी नेक्स्ट है, सेकेंड नंबर है हमारा थीररक्राफ्ट एसिलेशन, या इसी को बोलते हैं एसिटाइलेशन। क्लियर कर देते हैं अभी क्यों एसिलेशन कहते हैं और क्यों एसिटाइलेशन कहते हैं। थीररक्राफ्ट एसिलेशन या फिर एसिटाइलेशन। देखिए एसिल ग्रुप ये कहलाता है आपका एसिल ग्रुप। एसिल ग्रुप का ऐड होना ही कहलाता है थीररक्राफ्ट एसिलेशन। और अगर वो हमारा एसिल ग्रुप पर्टिकुलर एसिटल ही लिया, जब CH3 होगा
तभी वो एसिटल होगा, है ना। एसिटिक एसिड ध्यान, CH3COOH, है ना। तो अगर वो हमारा, हम एथिल भी ले सकते थे लेकिन मेन कॉमन हमारा ये है, तो अगर वो हमारा पर्टिकुलर एसिटल ग्रुप हुआ तो उसको हम बोलेंगे सीडरक्राफ्ट एसिटाइलेशन, ठीक है। और 82240 आपका थोड़ी पर गया बात। चलो देखते हैं, तो फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन में सेकंड पर है फ्रीडरक्राफ्ट एसिलेशन। आप आर कुछ भी ले सकते हो, तो आर ग्रुप का ऐड होना एसिलेशन, और पर्टिकुलर अगर आर ग्रुप हमने CH3 लिया तो वो कहलाएगा एसिटाइलेशन। तो देखिए इसकी रिएक्शन जो हम कराते हैं वो कराते हैं RCOCl से, इसको बोलते हैं एल्केनोइल क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, एल्केनोइल क्लोराइड। हालांकि इसका नाम याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब ध्यान दो, अगर ये R होता, ये R अगर CH3 होता तो एल्केन क्या बन जाता, इथेन, तो इसको हम क्या बोलते हैं एथेनॉइल क्लोराइड। लेकिन अगर ये R CH3 बन जाता है तो उसका कॉमन नेम होता है एसिटल क्लोराइड। इसीलिए अगर आप CH3COCl से रिएक्शन करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं एसिटाइलेशन, ठीक है। तो चलिए हम पर्टिकुलर आपका जो लेने वाले हैं, इसमें भी हम जो लेने वाले हैं वो R हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पर CH3COCl। तो ये इसका अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो एथेनॉइल क्लोराइड, लेकिन इसका मोस्ट कॉमन नेम क्या है एसिटल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। कर देते हैं रिएक्शन CH3COCl से, CH3COCl से कर देते हैं रिएक्शन। बताइए क्या निकलेगा, पहले बता दिया एसिटल ग्रुप ऐड होना है, तो क्या निकलेगा प्रज्ञा, Cl बाहर, ऑर्थो से निकलेगा तो ऑर्थो पे जाके लिंक होगा, और पैरा से तो पैरा। लेकिन एक मिनट हम आप लोगों का अटेंशन यहाँ चाहेंगे, किस लिए बताते हैं, एक मिनट के लिए, ठीक है। गलती क्या कर जाता है यहाँ बच्चा, ऑर्थो से H निकलेगा और Cl यहाँ से, तो ऑर्थो पे लिंकेज होगी पैरा। बच्चा पता है क्या गलती कर जाता है, उसने यहाँ से H यहाँ से Cl जल्दी जल्दी निकाला और उन्होंने कहा ये बचा CH3CO, उसने लिंक कर दिया CH3CO, और एक गलत, जल्दी जल्दी में कर जाता बच्चा, गलत। अरे भैया क्या CH3 की वैलेंसी कम हुई है क्या, तो ये क्यों लिंक होगा, जहाँ से लिंकेज, जहाँ से वैलेंसी कम हुई है वहाँ से लिंक होगा ना। तो लिंकेज किस वाले बॉन्ड से आएगी, इस वाले बॉन्ड से। ये बात ध्यान रखना, बहुत बार बच्चे गलती कर जाते हैं, हमने टेस्ट लिए हैं, जब हमने देखा है 0 नंबर मिलते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ये यहाँ से Cl यहाँ से, तो यहाँ से लिंकेज जाएगी, तो देखो यहाँ से बॉन्ड
ए बॉन्ड, फिर क्या है सी सी, फिर क्या है डबल बॉन्ड ओ, और फिर क्या है CH3। तो ये लिंकेज जाएगी। और सेम यहाँ पर अगर देख लो तो C डबल बॉन्ड ओ CH3, C डबल बॉन्ड ओ CH3, इतना लिख लो। फिर इनके नाम बताते हैं आपको। अबे वाली गलती तो नहीं करेंगे आप लोग, लिंकेज वाली, हाँ ध्यान रखिएगा। देखिए हमें पता रहता है बच्चा कहाँ परेशान हो सकता है, कहाँ गलती, इसलिए हम उसको जोर दे के बता देते हैं कि कहाँ क्या लिखना है। अच्छा अब नाम देख लो, बड़े ध्यान से देख लो नाम आप लोग। नाम, इस मॉलिक्यूल की शक्ल तो पहचानो थोड़ा सा, कौन है भाई ये? कीटोन। ये होता है ना जनरल फॉर्मूला कीटोन का, RC डबल बॉन्ड OR, या AR भी हो सकते हैं। तो अल्फाबेटिकल जाए तो MNOP, मैथिल पहले आता है, फेनिल बाद में आता है, मैथिल फेनिल कीटोन। लेकिन आप इसका मैथिल फेनिल कीटोन नाम याद रखें, बहुत अच्छी बात है, ना रखें बुरी बात नहीं है, याद होना चाहिए। लेकिन भैया ये गलती ना करना, इसका ये नाम याद कर लो, क्या नाम है इसका? एसीटोफिनोन। एसिटल ग्रुप जुड़ के आया है फेनिल पे, और है क्या एक कीटोन, तो एसीटोफिनोन नाम है। तो अगर हम ये देख लें इसको, तो एसीटोफिनोन के 2 पे क्या जुड़ा है? क्लोरीन। तो इसको हम क्या बोल दें? 2 पे है क्लोरो, और जैसे ही 2 क्लोरो बोला बाकी क्या बचा? एसीटोफिनोन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो एसीटोफिनोन। और रेस्पेक्टिव देख लें तो पोजीशन क्लोरीन की एसीटोफिनोन के रेस्पेक्ट में क्या जा रही है? ऑर्थो। तो इसी को हम क्या बोल सकते थे? ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन। अब दूसरा नाम हम आपसे उम्मीद करेंगे आप लोग लिख के दिखा दें दूसरा नाम। फोर क्लोरो एसीटोफिनोन। क्या नाम लिख दिया? 4 पे है एसीटोफिनोन की, और पोजीशन रेस्पेक्टिव कह रहा है। हम आप लोगों को 1 मिनट देना चाहेंगे या आप फीडर का रिएक्शन देख लें। चलिए, तो हमारी हेलोएरिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गई हैं, और जो हमारी फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।